कभी सत्ता को जहर बताने वाली कांग्रेस पर आज पीएम मोदी ने करारा वार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों इशारों में कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फैमिली पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता उनके लिए ऑक्सीजन की तरह है, जिसके ना मिलने पर वो बुरी तरह से छटपटा जाते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के महागठबंधन को रईस परिवारों का गठबंधन बताया। वहीं एनडीए को बार बार आंख दिखाने वाली शिवसेना ने आज कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए चौकीदार को चोर बता दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या 2019 में जनता सत्ता का ऑक्सीजन किसे देगी? क्या वाकई में विपक्ष के लिए सत्ता जहर नहीं ऑक्सीजन है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। 2019 में किसे मिलेगी ऑक्सीजन? आज यही है टक्कर का बड़ा सवाल भी। आखिरकार ये टक्कर पूरी क्या ऑक्सीजन के लिए है, यानी सत्ता के ऑक्सीजन के लिए? 2-5 साल के लिए भी अगर किसी को सत्ता के बाहर रहना पड़े तो इतना बेचैन हो जाता है, उतना परेशान हो जाता है, वैसे हाथ पैर उठापटक करता है कि क्या कर लूं मैं। आखिर सत्ता की ऑक्सीजन किसे चाहिए? कांग्रेस का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए सत्ता ऑक्सीजन की तरह है, जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 100 रुपए के सिक्के की लॉन्चिंग का। उधर विपक्ष ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया है। 2-5 साल के लिए भी अगर किसी को सत्ता के बाहर रहना पड़े तो इतना बेचैन हो जाता है, उतना परेशान हो जाता है, वैसे हाथ पैर उठापटक करता है कि क्या कर लूं मैं। चाहे वो तहसील क्षेत्र का नेता हो, डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र का नेता हो, राज्य स्तर का नेता हो, नेशनल लीडर हो। कम से कम आप अटल जी के नाम को इतना भुनाते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज को आंशिक रूप से ग्रहण कर लीजिए। क्या उनकी एक भी क्वालिटी आपको दिखती है इस प्रधानमंत्री में? हमको उपदेश देते हैं अटल जी की दुहाई देके, और आज उनकी पूरी पार्टी में लोग दुहाई देते हैं कि काश अटल जी होते। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन को निशाना साधते हुए रईस परिवारों के वंशों का जुटना बताया था। This so-called Grand Alliance are a club of rich dynasties. They're only to promise family rule. लेकिन एनडीए के लिए बड़ा झटका उस वक्त लगा जब उसके सहयोगी दल शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चौकीदार को चोर कह डाला। अच्छे दिनाचा जुमला चलो माफ किया, 15 लाख माफ किए, पण आमच्या देवादिकांच्या नावाने जर जुमला कराल तर तुम्हाला माफ नवे हुकूम करण्याशिवाय राहणार। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। 2019 में किसे मिलेगा सत्ता का ऑक्सीजन? और अब टक्कर के 3 अहम सवाल। कांग्रेस के लिए क्या सत्ता जहर है या फिर ऑक्सीजन? दूसरा सवाल टक्कर का, 2019 में जनता किसे देगी सत्ता का ऑक्सीजन? नरेंद्र मोदी को देगी या फिर राहुल गांधी को देगी या फिर मायावती को देगी या फिर अखिलेश यादव को देगी या फिर चंद्रबाबू नायडू को देगी या ममता बनर्जी को देगी? क्योंकि कई सारे दावेदार हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के सत्ता प्रेम को उजागर किया है कि कांग्रेस का परिवार यानी गांधी परिवार सत्ता से 2-5 साल भी दूर नहीं रह सकता, छटपटा जाता है। मेरे साथ आज की इस बहस में कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित मालवीय इस डिबेट का हिस्सा, आपका स्वागत है। अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। सुनील यादव है जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, महासचिव एलजेपी के हैं एके वाजपेयी आज तो दावे से कह सकते हैं कि एनडीए में शामिल है क्योंकि इनका मोल भाव हो गया है। अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस बहस के अंदर। आज की डिबेट को अमित मालवीय आप ही से ओपन करता हूं। आखिरकार प्रधानमंत्री ने ये सत्ता के ऑक्सीजन की बात क्यों करी? 3 राज्यों का चुनाव हारने के बाद ऑक्सीजन की बात करी या फिर ये सीधा और बड़ा निशाना गांधी परिवार पर था? देखिए अमीश जी, ये सच है कि हमारे देश में कांग्रेस परिवार ने 6 दशक तक राज किया है। इनके परिवार से कई लोग प्रधानमंत्री बने और इस देश पे अलग अलग समय पे अपनी मनमानी करी। जब अटल जी की सरकार आई तब और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है,
तो कांग्रेस में और खासतौर से गांधी परिवार में छटपटाहट है। छटपटाहट इसलिए है क्योंकि इनका मानना यह है कि देश पर राज करना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है और कोई अन्य जो किसी एक साधारण परिवार से आए, किसी पिछड़े समाज से आए, वो इस देश का इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन जाए, ये इनसे हजम नहीं हो रहा। दूसरी बात, कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में बहुत कम रही तो उन्होंने इस तरह का तंत्र खड़ा कर दिया जो जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर जाती है उनके पक्ष में बात करने लगते हैं। अगर आप देखें तो 2014 से लेकर अभी तक हर 6 महीने पे एक नए मुद्दे को खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो अवार्ड वापसी हो, चाहे इंटॉलरेंस का मुद्दा हो, चाहे वो कोई अन्य मुद्दा हो। समय समय पर सरकार को अस्थिर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और उसका ये जो इकोसिस्टम है जो पिछले 6 दशकों में बना है, ये कुछ ना कुछ झूठ मूठ का उठा के ले आता है और इससे समाज में एक प्रकार का अनरेस्ट पैदा हो, यह हमेशा इनका प्रयास रहता है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, इनको सत्ता में रहने की आदत है, इनको सत्ता के लोग का है और सत्ता का जो दोहन करते हैं, ये जब इनसे नहीं हो पाता तब इनको बहुत पीड़ा होती है। जी अबे दुबे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का ये तंज था और बहुत स्पष्ट था कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता नहीं मिलती तो छटपटा जाती है। अमित मालवीय ने इसको एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। समय समय पर एक मुद्दा, कभी जुडिशरी को टारगेट करो, कभी ईवीएम को टारगेट करो, कभी अवार्ड वापसी गैंग के समर्थन में आ जाओ, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ जाओ। क्या आपको लगता है कि इसीलिए छटपटाहट है क्योंकि इतिहास में पहली बार कायदे से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, कायदे से, क्योंकि ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट है किसी दल की, जिसमें किसी भी सहयोगी दल की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी पहले रहती थी। अबे दुबे, देखिए अमित जी, प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश की रोजगार, अर्थव्यवस्था, सद्भाव, भाईचारा, संसाधनों की लूट सभी वेंटिलेटर पर चला गया प्रधानमंत्री जी। इसीलिए तो देश की जनता चाहती है कि फिर से कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन ही सही आपके अनुसार देकर इन सारी परिस्थितियों को बदल दे प्रधानमंत्री जी। इस देश के इतिहासकार, कलमकार, साहित्यकार, पत्रकार सभी लोगों ने आग्रह किया आपसे कि भारत की सद्भावना बिगड़ रही है। आपने कहा अवार्ड वापसी गैंग आ गई प्रधानमंत्री जी। किसान फसलों के दाम मांगने आए, विश्व अहिंसा दिवस के दिन आपने मार मार कर लहूलुहान कर दिया प्रधानमंत्री जी। अमित जी, आपने कहा कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता ऑक्सीजन है या जहर है। राहुल गांधी जी का वो वक्तव्य के आधार पर आप कह रहे हैं जब वो पहली बार उपाध्यक्ष बने थे, और याद कीजिए उस वक्तव्य को, उन्होंने कहा था कि सत्ता जहर तब हो जाती है जब मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी आ जाती है प्रधानमंत्री जी। 22 लोग 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लेकर भाग गए। आज 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं प्रधानमंत्री जी। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट, आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, चाहे वो अमृत हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे गंगा की सफाई हो, सारे कोलैप्स हो गए प्रधानमंत्री जी। 21% पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हिंदुस्तान डिलीवरेबल्स पूछ रहा है, इसीलिए हिंदुस्तान बोलता है आपसे। जो प्रधानमंत्री ने तंज करा उसका जवाब क्या है? आपने तो एक फेरिस्त गिना दी। 4.5 साल तक प्रतिपक्षियों को आप सवाल गिनाइए, आप सवाल पूछिए, फेरिस्त भी गिनाइए, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने बोला कि जब सत्ता नहीं मिलती तो छटपटा जाती है कांग्रेस पार्टी, ये इस तंज पर आप क्या कहते हैं? क्या वाकई ऐसा है आपके साथ? आप एग्री कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से या फिर कुछ और? उसका जवाब तो दे दीजिए 30 सेकंड के अंदर। अमित जी, पूरा देश छटपटा रहा है अमित जी। प्रधानमंत्री जी को बताइए, जिस प्रकार मनमानी नोटबंदी देश पर कर दी और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी को बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार जीएसटी को आपने बर्बरता पूर्वक लागू किया प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार संसाधनों की लूट हुई है। ठीक है, आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अमित मालवीय रिस्पॉन्ड। अमित मालवीय, 3 राज्यों में जीतने के बाद कांग्रेस कह रही है कि अब परिवर्तन तो होगा, ये जनता कांग्रेस को ऑक्सीजन देगी। कांग्रेस पार्टी बार बार यही बात कह रही है, ऑक्सीजन तो मिलेगी, लेकिन मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। देखिए अमित जी,
देखिए, दो चीज कहना चाहूंगा। अभी जो 3 प्रदेशों में चुनाव हुए, माना कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा रहा, और राजस्थान में जहां पे लोगों ने हमें 20-30 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया था, तो मतलब आप भी मॉरल विक्ट्री क्लेम करना चाहते हैं? अब अमित मालवीय आप भी मॉरल विक्ट्री क्लेम करना चाहते हैं? नहीं, ना ना लगता तो ऐसा ही है। अमीश जी देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं मॉरल विक्ट्री नहीं क्लेम कर रहा हूं। अमीश जी, दूसरी 11 बात जो मैं दिसंबर कह रहा से हूं वो पराभव ये है प्रारंभ हो गया भारतीय कि जनता पार्टी का। जिस हिंदी हार्टलैंड में ये नरेंद्र कोशिश कर मोदी रहे जी थे ने ध्रुवीकरण की, अपने वहीं से 4.5 साल परास्त के होना कार्यकाल प्रारंभ हुआ। में जो 22 करोड़ जिस देश की जनता को जीवन स्तर के सुधारने के लिए जो काम किया, जो 22 करोड़ इस सरकार के लाभार्थी हैं, चाहे वो टॉयलेट्स बनाना हो, चाहे उज्ज्वला गैस चूल्हे पहुंचाने हो, चाहे वायुयान और वायु अड्डे खोलने हो, चाहे एविएशन सेक्टर का बूस्ट हो, चाहे महंगाई नीचे करना हो, चाहे हर गांव में बिजली पहुंचाना हो, चाहे 2-2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने आप दोनों चुनावी रैली की तरह बोल रहे हैं। आप दोनों, आप वो सवाल किनारे, आप काम किनारे, लेकिन पॉइंट ये है, नहीं लेकिन पॉइंट ये सच होता तो इन राज्यों में जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की। अकुश श्रीवास्तव, देखिए अमित जमीन पर कुछ नहीं है, सब साफ है, भाषण और प्रचार तक कांग्रेस की एक सेकेंड अकुश श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट। अमित पहले प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती सत्ता की तो छटपटा जाते हैं, यानी डायरेक्ट अटैक गांधी फैमिली पर था। और अमित मालवीय ने बड़ी खूबसूरती से इसको समझाने की अपनी तरफ से कोशिश करी कि देखिए हर 6 महीने में एक आंदोलन खड़े कर देते हैं, हर 6 महीने में एक बड़ा विवाद खड़ा कर देते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं ये सत्ता से छटपटाते हैं। व्हाट इज योर टेक? नहीं, ये बात सही है कि सत्ता की छटपटाहट कांग्रेस में है, लेकिन ये कांग्रेस का एक धर्म भी होता है। विपक्ष में अगर कांग्रेस है तो अपनी बात करने के लिए उसको अगर कुछ नहीं भी होगा तो कुछ मुद्दे निकालेगी। ये बात दूसरी कि 3 साल सोने के बाद, 3.5 साल सोने के बाद पिछले 1 साल से वो मुद्दे निकाल रही है और तब उस पर थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन ये सत्ता की छटपटाहट या सत्ता रिटेन करने की छटपटाहट, मुझे लगता है आज की तारीख में अगर ये सत्ता की छटपटाहट की बात हो रही तो अमित शाह ये क्यों कह देते हैं कि साहब 50 साल हम सत्ता में रहेंगे, या बाकी और लोग क्यों इस तरीके की बातें कर देते हैं? प्राइम मिनिस्टर का कहना बिल्कुल अपनी जगह जायज है कि क्योंकि होता क्या, जैसे उनका कहना इस वजह से जायज लगता है, राफेल का जो मामला जिस तरीके से उठाया गया और जिस तरीके से वो टाई फुस हो गया है, अब बिल्कुल जमीन पे नहीं रह गया है, तो उससे ये जरूर लगता है कि उनको वो कहने का एक हक मिल जाता है कि पार्टी जो है कांग्रेस दूसरे मुद्दे जो जिसका बुनियाद नहीं है वो भी कांग्रेस उठाती है और इस वजह से मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करती है। ओके, एक बात मैं आपके बताऊंगा, सुनील यादव, ये सत्ता की छटपटाहट है, इसीलिए सत्ता की ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि सत्ता से बाहर है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला ये पूंजीपतियों का गठबंधन है, ये धन्ना सेठों का गठबंधन है। देखिए अमीश जी, जो महागठबंधन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो बौद्धिक स्तर है, मुझे नहीं लगता कि देश में किसी का बौद्धिक स्तर हो, क्योंकि उनको 600 करोड़ लोगों ने चुना है, 120 करोड़ लोगों को वो घर की चाबी दे चुके। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोगों के अंदर बौखलाहट है, लोग ऑक्सीजन चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि बौखलाहट किस बात की है। जब देश का किसान भुखमरी के कगार पर होगा, देश का किसान आत्महत्या कर रहा होगा, देश का नौजवान बेरोजगार होकर के डिग्री लेकर के सड़कों में लाठियां खा रहा होगा पुलिस की, तो क्यों बौखलाहट नहीं होगी? बौखलाहट होगी, बिल्कुल बौखलाहट होगी। और जिस देश ने इतना बड़ा बहुमत देश के प्रधानमंत्री जी को दिया हो, वो अलग है कि गंगा मैया के सफाई के नाम पर दिया, एम्स बनाने के नाम पर दिया, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर दिया, कालाधन वापस लाने के नाम पर दिया, 15 लाख रुपए की चाहत में दिया, या 1 सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, या नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उद्योग लेकर के आएंगे, इस चाहत में दिया हो। लेकिन जब वो सब कुछ झूठा निकल गया, सब कुछ जुमले निकल गए, तो पूरे देश को घुटन जरूर। लेकिन आपके गठबंधन को रईसों का गठबंधन बता दिया। लेकिन सुनील यादव, आपके गठबंधन को रईसों का गठबंधन बता दिया, कहा ये जो महागठबंधन है को रईस परिवारों का गठबंधन बताया। यादव फैमिली यानी मुलायम सिंह यादव फैमिली, लालू यादव फैमिली, चंद्रबाबू नायडू फैमिली, गांधी फैमिली, अमीश जी ये अब्दुल्ला फैमिली सोच का उदाहरण है। ये कभी पिछड़े और दलितों के गठबंधन को सांप और छछूंदर का गठबंधन कह देते हैं,
कभी केर बेर का गठबंधन कह देते हैं, ठीक है। आज वो बड़े घरानों का गठबंधन कह रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं एक दिन में 10 लाख का सूट कौन पहनता है? ठीक है, अमित मालवीय रिस्पॉन्ड, अमित मालवीय रिस्पॉन्ड देने की बात जो देश का पैसा लेकर के भाग गए। ओके, अमित मालवीय ये रईस परिवारों का गठबंधन वाले उद्योगपति, अमित मालवीय, ये रईस परिवारों का गठबंधन कैसे है? अमीर जी, जी जी, देखिए, समाज समाज की आवाज बनने का ढोंग करता है। सैफई में बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों को बुला के नाच गाना करवाती है। आप समाजवाद को गाली दे रहे हैं, मुझे लग रहा है। मुलायम सिंह जी समाजवाद और इनके बेटे, इनके ऊपर लगता है कभी समय निकाल के ज्यादा संपत्ति का मुकदमा चल रहा था। क्या है ये भी जान लीजिए आप। अच्छा, समाजवाद के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऐसे महोत्सव कराने का सुनील यादव, जहां तक राहुल गांधी या चंद्रबाबू नायडू या किसी अन्य नेताओं की बात है, चाहे वो जेडीएस हो जाए, ये सब किसी न किसी परिवार के नेता हैं। ये धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन सुनील 30 सेकंड देने के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटों के अलावा और कोई आरजेडी का नेतृत्व नहीं कर सकता। गठबंधन में लड़े राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, बारी बारी आपकी नीतियों चंद्रबाबू नायडू का बेटा क्योंकि वो जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का उनकी जगह लेने को आतुर है, नहीं आए। विषय ये है कि अब ये देश भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन जरूर लेकर के आएगा। ठीक है, बीजेपी के पूरे दिन आएंगे। ओके, ठीक है, यानी बीजेपी और एनडीए के पूरे दिन आएंगे। ठीक है, ठीक है, आपने सुनील यादव अपनी बात को रखा। ओके, अमित मालवीय होल्ड ऑन, एक ही वाजपेयी ऑन स्क्रीन, एक ही वाजपेयी, बीजेपी के बुरे दिन जरूर आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक परिवार को अगर सत्ता नहीं मिलती तो वो छटपटा जाता है, और इस महागठबंधन को वो कह रहे हैं ये रईस परिवारों का मिलन है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़े सोच समझ के बात करते हैं। देखिए, याद करिए इंदिरा गांधी को, याद करिए, पीछे जाइए, इलेक्शन हारी थी तो क्या छटपटाहट हुई थी, इमरजेंसी लगा दी थी। देखिए, सही कह रहे हैं वो, मतलब किसी चीज को ऐसे नहीं कहते वो, बगैर रिकॉर्ड कोई चीज तथ्यों को देख के तब वो बात करते हैं। अब दूसरी बात भी उन्होंने सही कही है। देखिए, क्या इनका एजेंडा ये है, सो कॉल्ड महागठबंधन और थर्ड फ्रंट, कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? क्या ये बात है कि इनको क्यों हटाया गया? करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इसलिए जनता ने उखाड़ के फेंका इनको। क्या ये बात सही नहीं है कि सीबीआई की एंट्री बंद कर दी ममता बनर्जी ने और चंद्रबाबू नायडू में अपने राज्य में, कि करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे? क्या 6A का नोटिफिकेशन इन लोगों ने नहीं निकाला? क्या राहुल गांधी बेल पे नहीं? क्या तेजस्वी यादव बेल पे नहीं? मतलब क्या देश को ये कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं तथ्यों पे कहते हैं, और ये बात सारी गुमराह करने की बात करते हैं। क्या कहते हैं? देश जल रहा है। पर प्राइम मिनिस्टर ये क्यों कह रहे हैं कि रईस परिवारों का गठबंधन है? भाई, वो पुराना इतिहास देख के कह रहे हैं। कितने करोड़ों के करप्शन के लालू यादव रईस दिख रहे हैं। लालू यादव किस लिए जेल में? अखिलेश यादव रईस दिख रहे हैं। मुझे बताइए ना, आप किस लिए जेल में हैं? चारा घोटाले में जेल में है कि नहीं है? गांधी फैमिली अभी 5000 करोड़ के कल हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, बिल्डिंग खाली करिए। किस तरीके से उसको ट्रांसफर किया? मतलब ये चीजें जनता नहीं देख रही है क्या? क्या जनता टेलीविजन नहीं देखेगी? जनता को गुमराह करने से नहीं होगा। क्या कहते हैं कि रॉफल पे इन्होंने कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगा दी, उसके बाद भी रॉफल करेंगे। क्या बार बार झूठ बोलने से एक साथ बदल जाएगा? क्या वाजपेयी क्या गुमराह करना चाहते हैं? क्या लगा दी मोहर? अभी आप ये कह रहे, अब सुनिए ना, फिर जवाब दीजिए। अबे दुबे, अभी आप ये कह रहे थे कि 3 राज्यों से आगे कांग्रेस कहां जाएगी। यूपी में अखिलेश और मायावती ने रोका हुआ है, बिहार में आप लोगों को 7-8 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, कर्नाटक में देवगौड़ा और आप ने क्या सरेंडर किया वो भी सबको मालूम है, गुजरात में नेक टू नेक है। तो किस चीज की खुशी मना रहे हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानने को कोई तैयार नहीं है, थर्ड फ्रंट की बातें चल रही हैं। देखिए, हिस्ट्री देखिए, थर्ड फ्रंट की बातें ही नहीं चल रही है। थर्ड फ्रंट के लिए जिस तरीके से एक्टिविटी हो रही है, जिस तरीके से उसमें एक्टिविटी हो रही है, केसीआर जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को रोकने के लिए अपनी कोशिश में लगे हैं, और आज जिस तरीके से ममता बनर्जी से वो मिले हैं, उसके में क्या होगा? क्या वो ममता बनर्जी फिर वो राहुल गांधी के साथ आ पाएंगी? अब आज की स्थिति में ये बहुत साफ नहीं है। ममता पहले भी छिटक चुकी है पूरी तरीके से। इसमें एक और एडिशन, बिल्कुल। अच्छा, इनका हिडन एजेंडा क्या है? हिडन एजेंडा है ना, इसीलिए बन नहीं पा रहा है इनका मामला। हिडन एजेंडा यह है कि 17 के 17 लोग प्रधानमंत्री का ख्वाब बनाए बैठे हैं। पासवान जी नहीं है, रामविलास पासवान नहीं है। पासवान जी ने तो अभी बाकायदा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना है 2019 में, आज से नहीं कहा, रिपीटेड कह रहे हैं वो, पिछले 6 महीने से ये बात कह रहे हैं।
हम लोगों का बड़ा क्लियर है। अबे दुबे, आपके साथ दिक्कत यह है कि आप सत्ता की ऑक्सीजन भी चाहते हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन का मास्क कौन पहनेगा, आपके पास ऐसा नेता नहीं है। अब राहुल गांधी का खुल के नाम लीजिए कि राहुल गांधी के पक्ष में आए सब लोग। बीजेपी तो खुल के कहती है नरेंद्र मोदी हमारा नेता भाई। पहली जी, और एनडीए कह रहा है। पहली बात तो ये खुलकर सुन लीजिए जी, ये खुलकर पहली बार सुन लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वाजपेयी जी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 7 पैराग्राफ में खामियां हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने जो झूठा एफिडेविट दिया है उसकी पोल खुल गई। जिस दिन जेपीसी बना लेंगे उस दिन ये हजारों करोड़ की लूट के आरोप में सारे बिहाइंड दी बार जवाब देना पड़ेगा। अब आप पूछते कि नेता कौन होगा, अब आप पूछ लीजिए। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट को आप बीच में बताइए 2012 में हुआ क्या? रिलायंस डिफेंस और दासों का एग्रीमेंट कब हुआ? 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे कहा अपने फैसले में? किसके कहने पे, क्या आधार पर कहा? आप बताइए। अबे दुबे जहां तक राफेल की बात है, जजमेंट को मैंने भी पढ़ा है। आप डायरेक्टली, आप बड़े समझदार प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जब हम ये कहते हैं कि डिसीजन के अंदर, जजमेंट के अंदर त्रुटि है। एक सेकंड, ना सर, जजमेंट आपने उस जजमेंट के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि लोगों के कहने के ऊपर, लोगों की धारणा के अनुसार हम फैसला नहीं दे सकते। लोगों के कहने के ऊपर, लोगों की धारणा के अनुसार हम फैसला नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये लिखा हुआ है उस जजमेंट के अंदर। उस जजमेंट में कहां लिखा हुआ है कि करप्शन हुई है, मुझे बताइए ना। देखिए, उस जजमेंट से जो जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मोदी सरकार को क्लीन चिट मिली है। आप माने ना माने, क्योंकि शाम को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने तल्ख तेवरों में कहा था कि इस देश का चौकीदार चोर है, और हम प्रूफ करेंगे। अगर आपके पास प्रूफ है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, पार्लियामेंट के अंदर रखिए, 30 सेकंड लीजिए अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, फिर आपको श्रीवास्तव। राफेल मुझे लगता है कि आपके हाथ से अब निकल गया है। आप लाख रखना चाहे, लेकिन बंद मुट्ठी खुली तो खाक की हो गई है। एग्जैक्टली आपके साथ ये है। जब तक वो बंद थी तब तक वो बंद थी, जब सुप्रीम कोर्ट में गया मामला साफ हो गया। बताइए अब आप क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो हम सुप्रीम कोर्ट को तो मानेंगे ना, इस देश में किसको मानेंगे? अच्छा, बताइए। हम प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, बीजेपी का। एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड, हम रक्षा मंत्री को नहीं मानेंगे, हम किसी को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 में हमारा एक सीमित दायरा है। क्या उस जॉइंट सेक्रेटरी का डिसेंट नोट मोदी सरकार ने रखा, जिसने डिफेंस के, जिसने कहा था कि 3 गुना कीमत दी गई है? क्या लॉ मिनिस्ट्री का डिसेंट, जिसने कहा था कि ज्यादा में सौदा हुआ वो रखा, फाइल की नोटिंग रखी? अरे जेपीसी जिस दिन बन जाएगी अमित जी, क्योंकि वो एक बुलेट सुनिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, तो पूरी डिबेट में करने की बात कर रहे हैं वाजपेयी जी। देखिए, आप गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अरे आपसे बड़ा रंग बदलने वाला नहीं, तो हम इसको रिप्लाई देंगे। सत्ता होती है, उसकी नाव में रिप्लाई देंगे, बिकॉज़ हमको सारी डगमगा रही थी, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी है। आप राफेल पे गुमराह नहीं कर सकते। लाज बचाने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आपको कोई राइट नहीं है कि राफेल पे गुमराह करें। तीनों राज्यों जस्टिस लोया में भी आपने क्या किया था? आप भूल गए क्या? इम्पीचमेंट मोशन लाने की कोशिश की थी आपने, और बाद में वो क्लब्स कर गया। कांग्रेस कह रही है कि सम्मान नहीं देते। एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी अप्रासंगिक हो जाएंगे बिहार के अंदर। इनके भविष्यवाणी से हो जाएंगे क्या? ठीक है, ओके। इनके कहने से हो जाएंगे, ये तो सबको अप्रासंगिक। अरे अभी चिराग पासवान जी का बयान जिस दिन आया, उस दिन तो आप कैमरे के सामने नहीं आए। अरे सब जगह हम बाकायदा आ रहे हैं। चिराग बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैं भी डिबेट में आया, शाम को भी आया, सुबह भी आया। ये क्या बात कह रहे हो? जिसकी सरकार रही उसके साथ उठा के देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखिए। सरकार डिबेट में तो थे ही भैया। क्या बात कर रही है? मेरे कार्यक्रम में थे, आपके कार्यक्रम में थे, औरों में भी थे। ये क्या आरोप हुआ? अबे दुबे जी, मैं आपको देश को गुमराह नहीं करने दूंगा। अच्छा ठीक है, अबे दुबे आप बताइए, AK वाजपेयी कहीं नहीं गायब थे, वो कार्यक्रमों में थे, वो बाकायदा हम आते रहे। और आपको श्रीवास्तव, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है राफेल उनके लिए सबसे बड़ी ऑक्सीजन है। अगर कांग्रेस राफेल को ऑक्सीजन मान रही है, तो then there has to be a doubt, a big doubt.
नहीं, राफेल अब किसी हालत में कोई ऑक्सीजन, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन का पटाखा क्या छोटा था फुलझड़ी भी नहीं रहेगी, ये अब निश्चित मान लीजिए। और ये भी मैं ये भी दावे के साथ कहने को तैयार हूं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी राफेल का नहीं चला, वहां जो चला वो किसान का चला। राफेल बिल्कुल कहीं पे जमीन नहीं। 10 आदमियों से बात कीजिए, 9-8 आदमी राफेल जानते ही नहीं है। थोड़ी मानेंगे कि राफेल का नहीं चला। हाँ, अब उनके अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं, उनको तो बोलना पड़ेगा राफेल ही उड़ा है। वो अभी क्योंकि अपनी बात की है, कोई भी आदमी अपनी बात को किस आगे तक ले ही जाना होगा। हारने के बाद या जीतने के बाद वो उसको अपने ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कहा था गलत कहा था। वो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। कांग्रेस जो कहती है चौकीदार चोर है, क्या ये चिपक रहा है? नहीं चिपकेगा। देखो इसके लिए एक उद्धव ठाकरे क्यों बोल रहे हैं? एक ऐसा तथ्य है जो नहीं चिपकेगा। उद्धव ठाकरे क्यों कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे क्यों बोल रहे हैं? वो भी तो सहयोगी है, वो तो सरकार के बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे क्यों बोल रहे हैं? एक जवाब। जी सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े मतलब कोई एडिशन करो या बढ़ो तो सच ना रहे, और झूठ की तो इंतहा नहीं। मतलब इनके कहने से हो जाएगा क्या? तो उद्धव ठाकरे को रहेगा, वो भी तो आप ही के साथ सहयोगी है। उद्धव ठाकरे की कोई लिमिट वो स्वीकार नहीं कर रहे पिछले 2 साल से। कुछ भी बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे, और ये उनका आपस में। लेकिन सत्ता में भी है। देखिए अपनी सरकार को बोलना, सत्ता में भी है, उसी गठबंधन के प्रधानमंत्री को बोलना, हम उसको नादानी कहेंगे। देखिए अच्छा, तो राहुल गांधी की नादानी नहीं है, नहीं उद्धव ठाकरे की नादानी बिल्कुल तो नहीं होगी। ये नादानी नहीं है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। देखिए अगर हम अभय दुबे को कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो वही फैसला उद्धव ठाकरे के लिए। देखिए ये बात आप समझिए। देखिए एक बात बताएं, उद्धव ठाकरे की नादानी नहीं है। उद्धव ठाकरे जानबूझ के पिछले 2-2.5 साल से ऐसे कदम चल रहे हैं कि उनको वो प्रेशर टैक्टिक्स में लेना चाहते थे। पहले उनको चाहिए था मुंबई नगर निगम, उसके लिए जब बीजेपी ने हस्तक्षेप किया तो वो उसको बाद में छोड़ना पड़ा वैसे उनको, उनके बहुमत के बावजूद। मुख्यमंत्री, अब वो किसी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक की सौदेबाजी हो जाए, और जितनी गालियां, जितनी भी बड़बोनापन, वो सब करना चाहते हैं। अमित मालवीय, बिग एम्बैरेसमेंट फॉर योर पार्टी। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, तो फिर बचा क्या आपके पास अमित मालवीय? या फिर आपकी 3 राज्यों में हार सबको मौका दे रही है। पहले एलजेपी ने आपको आके दिखाई, सौदा करा, और अब शिवसेना दिखा रही है। नहीं, आई कैन यूज सर, आई कैन यूज सर, इट इज माय राइट, इट इज माय राइट सर, आई कैन यूज इट। आपका विरोध हो सकता है सर, मेरे वर्ड को आप नहीं मतलब नहीं, माय ऑब्जेक्शन नहीं, आपकी ऑब्जेक्शन आपने रेस कर दी लाइव टेलीविजन में। किसी की बात दबी नहीं रहती। अमित मालवीय, 3 राज्यों की हार के बाद आपका खेल खराब हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल रीडिंग है। जहां तक शिवसेना का सवाल है, वो पिछले कई महीनों से कुछ बोलते हैं, लेकिन सत्ता में हमारे साथ केंद्र में भी हैं, प्रदेश में भी हैं, और लोकल पॉलिटीज और म्यूनिसिपैलिटीज में भी हैं। करनी और कथनी में फर्क है। जिस दिन करनी और कथनी एक होगी, उस दिन हम उस पर टिप्पणी करेंगे। बड़े बेचारे हो गए। अन्य अलायंस का सवाल है, वो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, और बहुत प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वही उद्धव ठाकरे ने बोला। अब तो चौकीदार भी चोर हो गए। अच्छे दिन तो आ गए, क्योंकि चौकीदार भी चोर हो गए। एक बहुत बड़ा फर्क है, एक बहुत बड़ा फर्क है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, जोर जोर से झूठ बोलते हैं, और उद्धव ठाकरे सच बोलते हैं। शिवसेना जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो कई महीनों से कुछ बोलते आए हैं। इसलिए उनके करने और कथनी में जो फर्क है, जैसा मैंने कहा, जिस दिन वो एक होगा उस दिन हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है अमीश जी कि कांग्रेस आज भी महागठबंधन के नाम पर एक भी दल से राहुल गांधी के नाम पर सहमति नहीं बना पाई है। ममता बनर्जी तो छिटक के उनको चली गई। केसीआर अब जाके नॉन कांग्रेस फ्रंट बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू उनसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पे दावा ठोकते हैं, तो उनके पीछे कोई भी खड़ा नहीं दिखाई देता, ना ही उनके दल का सहयोगी दल। जो आज प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर सत्ता की ऑक्सीजन ना मिले तो छकपका जाता है कांग्रेस का परिवार, क्या आपको लगता नहीं है राफेल में आपको निराशा हाथ लगी? कोर्ट का डिसीजन जो आप कह रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत आया, सरकार को बड़ी राहत मिली। आप माने ना माने, जो सत्य के तथ्य हैं वो यही है।
दूसरा पॉइंट कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी का खड़ा हो जाना। उसके बाद नसरुद्दीन शाह के मामले में तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, नसरुद्दीन शाह के मामले में देश में डर की बात के साथ कांग्रेस का ट्वीट कर देना, डरो मत। क्या आपको लगता नहीं है आपको हर 5 महीने में 6 महीने में कुछ ना कुछ चाहिए होता है? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एक्चुअली पावर से बाहर है, विच इज दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। और अगर आप 2019 में नहीं आते तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि आपकी सरकार 5 साल बाद या तो बाहर के गठबंधन के या फिर अंदर से अंदर आप सरकार के बाहर से या अंदर से आप सरकार के अंदर नहीं होंगे, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई द डेस्परेशन इज देयर टू विन। गंभीरता से विचार कीजिए, गंभीरता से विचार कीजिए। 4.5-5 साल होने को आए, प्रधानमंत्री जी अपने काम की बात कभी नहीं करते। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक में भी रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली पर बात करते हैं, और आज भी यही है। अरे प्रतिपक्षियों को कोस कर कोई लाभ नहीं होगा, अपने काम की बात कीजिए। प्रचंड बहुमत मिला था प्रधानमंत्री जी, गिनाइए ना। ये हार सिर्फ 3 राज्यों की नहीं है, आपको संकेत मिल गए थे फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, अररिया, अजमेर, अलवर, सब जगह से संकेत मिल गए थे। 20 लोकसभा के चुनाव हारे हैं प्रधानमंत्री। मैं आपसे पूछता हूं, फूलपुर गोरखपुर में आपकी जीत हुई थी? समझने की कोशिश नहीं की। अबे दुबे, फूलपुर गोरखपुर में आपकी जीत हुई थी? सुन लीजिए, अजमेर, अलवर, गुरदासपुर, झाबुआ, रतलाम, ये जीत कांग्रेस पार्टी की थी। मैं प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस राज्य के प्रचंड बहुमत मिला उस मुख्यमंत्री के वार्ड तक में उनको वोट नहीं मिले, 10 सीटें भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिलने वाली नहीं है। और आज घोषणा करता हूं, सबसे पहले कोई दल इनका साथ छोड़ेगा तो वो एलजेपी छोड़ेगी जो यहाँ बैठे हैं। भाजपा को कोसने का काम कर रहे हैं, के बगैर कोई एक राजनीतिक दल है जो नहीं रह पार्टी सकता। आपसे बड़ा बोल दिया आपने। एक सेकंड एलजेपी के से जवाब लेना पड़ेगा। अब एलजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए भविष्यवाणी आप करें, आप इनके पास नहीं, आप इनके पास जाने वाले हैं क्या? नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 50 साल से पॉलिटिक्स में है हमारे नेता रामविलास पासवान जी, और एक छींटा भी नहीं है कुर्ते पजामे पे, नंबर 1। नंबर 2, जब जब मौका आया, अबे दुबे जी आप गवाह होंगे, सेकुलर फैब्रिक पे जब जब अटैक होने की कोशिश हुई, सबसे पहले स्टैंड लिया है। अभी रिसेंटली हमने SC/ST एक्ट पे जब सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया तो रामविलास पासवान जी कैबिनेट में उठे, उन्होंने परसुएट किया सरकार को, और उसके बाद अच्छा ये बताइए, तो ये बातें हमें ना सिखाइए, ये बातें हमको बिल्कुल ना सिखाइए। अरे वो लड़ाई थे, आपको सिखा रहे हैं। की तरफ हम आ जाएंगे। जब हम आपके साथ थे तो आपने हमारे साथ क्या बर्ताव किया था, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। आवाज नहीं निकली। अबे दुबे जी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। आप मध्य प्रदेश में मशहूर होंगे कि राहुल गांधी ने हमको मिलने का अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया था। न खुलवाइए, बिहार वो राज्य है अपने जो शीशों देश के की घर राजनीति तय करता है। बिहार ने भाप लिया। आप भूल मत जाइए। अच्छा, आपको कहा जाता है कि मौसम, आपको कहा जाता है कि जीत के मौसम के वैज्ञानिक, एक सेकंड, तो इस बार जीत के मौसम के वैज्ञानिक तो कौन जीत रहा है? जीत का तो देखो, हम जहां खड़े हैं इसका मतलब वही जीत रहा है। अगर हमको ये पदवी मिली है तो सहमत होंगे, ये जो पदवी मिली है तो उससे इशारा समझ जाइए आप, उसमें क्या दिक्कत है? बड़ा सबक सिखाने वाले हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश बड़ा सबक सिखाने वाले हैं। किसको? उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अबे दुबे जी, उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? तेजस्वी यादव जो बेल पे हैं। एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश बड़ा सबक सिखाने वाला है, बीजेपी को बड़ा सबक सिखाने वाला है। आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? अबे दुबे 25 पे, 30 पे, 40 पे, या 50 पे, या 80 के 80 पे? हाँ, जवाब दीजिए जी। एक सेकंड, अब इस रुके आप, इंपॉर्टेंट गठबंधन के नेता तय करेंगे। ये गठबंधन, देखिए ये गठबंधन किससे उत्तर प्रदेश में? बार बार पूछते उत्तर प्रदेश में गठबंधन किससे और चाहत कितनी सीटों की है? एक क्षण सुन लीजिए। नहीं, मैं एक क्षण सुन रहा हूं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन किससे और चाहत कितनी सीटों की है? बताइए ना, गठबंधन किससे उत्तर प्रदेश? देखिए, गठबंधन के किसी भी दल को सत्ता की भूख नहीं है, और नेतृत्व करेगा गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। सर, गठबंधन तय करेगा उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के गठबंधन में कौन कौन है?
उत्तर प्रदेश के गठबंधन में कौन कौन है? कांग्रेस प्लस हु कांग्रेस प्लस हु उत्तर प्रदेश के गठबंधन में, बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी भयाक्रांत है। गठबंधन के अलावा कुछ बात बीजेपी भयाक्रांत है, वो आपका वालिड कांग्रेस बात है। भयाक्रांत होना भी चाहिए बीजेपी को, सत्ता है बीजेपी की, अगर सत्ता चिंती है तो भयाक्रांत होना चाहिए। लेकिन आपके गठबंधन में कांग्रेस प्लस हु है। आपने बोला बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, बहुत हालत खराब होगी, हम जीतेंगे। आप कितनी सीटें जीतेंगे? सवाल नंबर 1। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि गठबंधन में कौन है, बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के, बिहार में तेजस्वी यादव आपके साथ है, उत्तर प्रदेश में कौन आपके साथ है? देखिए अमित जी, देखिए हम हर संभव कोशिश करेंगे कि बहन मायावती जी और अखिलेश जी के साथ गठबंधन हो। मध्य प्रदेश पे भी यही प्रश्न पूछ रहे थे आप, क्या हुआ? चुनाव जीतने के बाद तीनों दल साथ आ गए, तो इसलिए ये बात साफ है कि समान विचारधारा के राजनीतिक दल चुनाव के पहले या बाद साथ आए। मगर ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है अमित जी। कुछ मुट्ठी भर, अरे प्रधानमंत्री जी से ज्यादा अमीर लोगों की चिंता किसी ने की है क्या? ये बता दीजिए। आप गोल कर दिया। जब अगर साथ दिखे भी ना, लेकिन हम साथ साथ हैं, जब सरकार बनेगी तो सब साथ आ जाएंगे। आपको याद कीजिए, पहले मोदी, तो बिल्कुल स्पष्ट है जो बात अक्सर कही जाती है, पहले मोदी से निपट लो, फिर आपस में निपट लेंगे और तय कर लेंगे। बिल्कुल सही है ये। आप सोचिए, आपका आकलन क्या है एज अ जर्नलिस्ट? नहीं, मैं बता तो रहा हूं। अमित पाल, होल्ड ऑन, मैं बता तो रहा हूं ना। यूपी में जब बात शुरू हुई थी 6 महीने पहले, तो ये माना जा रहा था 30-32 सीटों पर दोनों लोग लड़ जाएंगे, बाकी पे 10-12 पे कांग्रेस हो जाएगी, 5-6 पर आरएलडी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये सत्ता का ही मोह था और सत्ता की ही फेविकोल था और सत्ता की ही ऑक्सीजन थी कि मायावती को और ऑक्सीजन की जरूरत हुई और वो अपना सुपरमेसी कायम रखने के लिए वो 45 और 50 तक आ गई। अखिलेश उस पर सरेंडर करते चले गए, आज वो 18 पे सीमित हो गए हैं। तो बाकी जिस तरीके से चीजें सब दल को लग रही है, अखिलेश को लग रहा है कि 18 ही मिले यही बहुत है, 18 में 10, 5, 6, 8 जो भी मिल जाएंगे वो ठीक है। तो सबको एक सत्ता के ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी अभेद दुबे कह रहे थे कि सत्ता की लालच किसी को नहीं है। हाँ, अभेद दुबे कहते हैं सत्ता का लालच किसी दल को नहीं है। हर हालत में। ठीक है, मध्य प्रदेश में गए क्यों फिर ये बताइए? सत्ता के लिए। सुनील यादव, इन्होंने तो जो पर्दे के पीछे की डील थी वो खोल के रख दी है पूरी तरह से। यानी कुछ भी हो हम साथ साथ ही आएंगे, यानी बीजेपी के खिलाफ वोट सबका साथ में ही है, इसके मायने ये हैं सुनील यादव। देखिए अमित जी, आपने एक बात कही कि लोग पहले मोदी जी को हटाना चाहते हैं, बाद में कुछ तय करना चाहते हैं। जो देश का सबसे बड़ा संकट है, जो किसानों का संकट है, बेरोजगार नौजवानों का संकट है, देश की तरक्की का संकट है, तो आदमी पहले संकट को ही तो हटाएगा। अगर देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, और वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, पता नहीं कहां से ज्ञान लाते हैं, कहां से समीकरण लाते हैं, कहां से समझ गए हैं, कौन 18 पे सहमत हो गया है, कौन 50 पे आ गया है, कौन 5 पे आ गया। मैं आपके चैनल पे केवल एक बात कह सकता हूं आपके डिबेट में, उत्तर प्रदेश किस तरीके का गठबंधन लेकर के आएगा देश में कोई अनुमान नहीं लगा सकता। बस जो रिजल्ट आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी 2-4 सीट से ज्यादा नहीं जीतने वाली। बड़ी बात बोल दी आपने कि एक नया गठबंधन का समीकरण आएगा। उस गठबंधन के समीकरण में कांग्रेस का क्या स्थान है? कांग्रेस फिलहाल आपके गठबंधन में है कि नहीं? एक सेकंड आप बात रिएक्ट करिएगा। कांग्रेस है आपके गठबंधन में? नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो आपको प्लस करके चल रही है। आप कांग्रेस को प्लस करके चल रहे हैं, नहीं चल रहे फिलहाल? देखिए अमित जी, कांग्रेस गठबंधन में होगी या नहीं होगी ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे, और बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती जी, वो लोग तय करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कौन होगा कौन नहीं, क्योंकि गोरखपुर फूलपुर के बाद हमारा बसपा का, राष्ट्रीय लोक दल का जो तालमेल बना था वो अभी तक जारी है। तो खुश तो कांग्रेस भी हो रही है, तो कांग्रेस उस गठबंधन की पार्ट नहीं थी। आपने बड़े स्पष्ट रूप से पहले भी कहा, अभी भी कहा, अखिलेश यादव ने भी बोला कि कांग्रेस अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो तय करे कांग्रेस का स्थान उत्तर प्रदेश में कैसा है। हमारी जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को गठबंधन में रहना है, नहीं रहना, लेकिन 2 सीटों से बड़ी हैसियत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में नहीं है। अमित मालविया, एक बात स्पष्ट है, यह गठबंधन में कांग्रेस हो ना हो, लेकिन आपकी सीटें 2-4 होंगी। व्हाट इज योर टेक? यानी ऑक्सीजन तो इनको मिल जाएगा। जी, ये इतना
देखिए, ये इतना बेतुका बयान है कि इस पे मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता के लिए इतनी क्यों बेहाल है। आज पहली बार ऐसा हुआ है देश में जहां पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुचलके पे एक भ्रष्टाचार के मामले में बाहर चल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अवैध संपत्ति इन्होंने नेशनल हेराल्ड की दबोच ली थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और खाली करने के आदेश दिए। पहली बार ऐसा हुआ सर पर उस आजादी की लड़ाई में उन्होंने दमन किया, अखबार के चलते जेल, अखबार के चलते जेल लिए, करप्शन के चलते थोड़ा मार दिया। आजादी का अखबार है, आजादी का अखबार है बिल्कुल, लेकिन जिस पर बेल पे बाहर है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। एक सेकंड, नेशनल हेराल्ड आजादी का अखबार है, उसकी देनदारी चुकाई अमित जी। ये मोदी सरकार का षड्यंत्र है। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस आजादी के पहले भी अंग्रेजों के साथ ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जैसा व्यवहार है। पहली बार ऐसा हुआ कि उसका राजदार आज देश में है जेपीसी बनाई और थी अगस्ता कई जिन लोगों ने पैसा बनाया उनके राज खोल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि जो देश के भगोड़े थे वो आज यूके से एक्स्ट्राडाइट किए जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज बेल पर हफ्ते की जमानत पे चल रहे हैं। ये जो कारण है इसलिए कांग्रेस बिल्कुल सत्ता में है और इसलिए कांग्रेस सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है, क्योंकि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे इन सारे केसेस से अपनी गर्दन छुड़ाने का प्रयास करेंगे और इसलिए कांग्रेस सत्ता के ऑक्सीजन के लिए बेहाल है। ये सच्चाई है, माँ बेटा दोनों इसी बात से जो बार-बार कह रहे हैं, एक सेकंड होल्ड ऑन कि बीजेपी को 3 राज्यों ने नकार दिया है, इसलिए हमारी ये अब आने की बेला है और कांग्रेस बीजेपी की चलाचली की बेला है। देखिए, ये बात तो सही है कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है इन 3 राज्यों की जीत से। राज्यों की जीत में आप बीजेपी कह सकती है कि साहब हमारा परसेंटेज 1.1% हमारा ज्यादा था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हम हारे, बुरी तरीके से हारे, राजस्थान में भी जो एक्सपेक्टेड हार थी उसको बहुत नैरो किया उन्होंने। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन बीजेपी को यह भी स्वीकारना चाहिए कि उसका वोट परसेंटेज गिरा है, जो बड़ी भारी इनके लिए चुनौती है। जो बीजेपी अगर जिस तरह से अलायंस, जैसे अभी इतने कॉन्फिडेंटली सुनील यादव ने बोला कि हम एक ऐसा गठबंधन बनाएंगे जो इस देश में कभी नहीं बना और बीजेपी को 2-4 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। ये सुनील यादव का काम है कहना, ये उनको कहना चाहिए इस तरीके की बात। विपक्ष में है और उस पद पार्टी के प्रवक्ता हैं तो निश्चित रूप से वो कहेंगे। वो क्यों कहेंगे कि बीजेपी को 20 सीटें, क्या वाकई, लेकिन ये तो बात तो अर्थमैटिक तो कहता है कि बीजेपी को दिक्कत होगी अगर महागठबंधन बनेगा। दिक्कत होगी, लेकिन ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होने जा रही है अगर ये तीनों का महागठबंधन बन भी जाता है। कांग्रेस फिलहाल पार्ट नहीं है, सुनील यादव ने मुझे लगता है कि बहुत लगभग कह दिया है, तो नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों दल भी लड़ेंगे तो भी उसको बीजेपी को अगर पुराने गणित के और थोड़ा वोट मतलब उनका वोट गिर भी जाएगा तो भी किसी भी हालत में 35-40 सीट से बीजेपी कम नहीं होने जा रही है। क्या आप ये बड़ी बात बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक जितने ओपिनियन पोल आए हैं उन्होंने सजेस्ट करा कि एक बड़ा डैमेज बीजेपी को हो सकता है। 25 सीटों तक बीजेपी समझ सकती है। 50 सीटों को मैं खुद ही मतलब करा दे रहा हूं, मतलब 45 सीटों को मैं खुद करा दे रहा हूं कि अगर सुनील कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील, मैं तो खुद कह रहा हूं कि क्विक रिएक्शन। अगर मैं, क्योंकि हालांकि मुझको इस पे बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आंकड़े पर बात आए तो जो 2014 में मोदी जी की लहर थी, वेव थी, अगर वही परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का मान लिया जाए और हमारा और बसपा का अगर 2014 की स्थिति जोड़ दीजिए तो भी 56 सीटें जीत रहे हैं। कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं आपकी डिबेट में, अगर 5 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत के आ जाए, हम लोग फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद डिबेट में बैठेंगे और बात करेंगे। ओके, अमित मालवीय, देखिए कांग्रेस 3 राज्य जीतने के बाद और बाय इलेक्शन समाजवादी पार्टी यानी महागठबंधन जो एसपी बीएसपी का अलायंस है वो जो जीत के आया है, उससे लग रहा है कि ये बीजेपी की अब आखिरी 90 दिन बचे हैं राजकाज के, यानी यहां से बीजेपी की विदाई तय है। ये विपक्ष को लग रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी अगर आप अंडर करंट देखें या फिर पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं में भी देखें, अंडर करंट ये है कि दिस इज द एंड गेम फॉर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सब आपके खिलाफ इकट्ठा है। चुनाव से 3 महीने पहले इस तरीके का छाती पीटना एक्सपेक्टेड है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 2014 के चुनाव से पहले क्या किसी भी गठबंधन ने या किसी भी दल ने, चाहे क्षेत्रीय दल ही हो, उसने ये माना था कि उनकी हालत उत्तर प्रदेश में ऐसी हो जाएगी? क्या
मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को मालूम था कि मात्र 5 सीट पे सिमट के रह जाएंगे? नहीं। तो आंकड़े एक जगह होते हैं, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, चुनाव नेतृत्व पे लड़ा जाता है, चुनाव विजन पे लड़ा जाता है। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप? देश का इस बात पे चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात पे नहीं लड़ा जाएगा कि अखिलेश यादव को कितनी सीट आनी चाहिए या बहन मायावती जी को कितनी सीट आनी चाहिए। एक काम बता दीजिए जो आपने देश के सामने वादा किया और क्या बड़ी बात क्या है। मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं। क्या इस देश की जनता वेंटिलेटर की सरकार, क्योंकि जो भी सरकार बनेगी, चाहे महागठबंधन की सरकार बने, कांग्रेस का बाहर से समर्थन हो, अंदर से समर्थन हो, क्या उस वेंटिलेटर की सरकार, यानी जो मायावती कहती है मजबूर सरकार, टक्कर में लाख तक की बात यह है। 2013 में राहुल गांधी को जब कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने सोनिया गांधी का हवाला देते हुए कहा था कि सत्ता जहर के समान है। लगता है 6 साल बाद सत्ता को पाने के लिए कांग्रेस किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने बोला ये चकपकाहट है, क्योंकि पहली बार लिटरली कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, ना बाहर से ना अंदर से, क्योंकि ये सरकार भी अपाहिज सरकार नहीं है, इसलिए इस सरकार को रोका भी नहीं जा सकता कुछ करने से। तो इसीलिए पहली बार लिटरली कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, इतिहास में पहली बारी। क्या वही चकपकाहट है अंकुश श्रीवास्तव? क्योंकि देखिए, आजादी के बाद से अगर हम आज बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है स्पष्ट बात करनी चाहिए। आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी सरकार कांग्रेस की मेहरबानी के बिना चली हो। आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के अगेंस्ट सरकार थी, लेकिन उस पर भी, उस समय पर भी कई गठबंधन दलों का साथ था जिनका कांग्रेस के साथ लिंक था। दैट वाज द पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन द इंडियन हिस्ट्री अ गवर्नमेंट नॉट लेड बाय कांग्रेस, नॉट डायरेक्टेड बाय, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। बिल्कुल सही है। और अगर इस बार नहीं हुआ तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा कि कांग्रेस 2 बार केंद्र में सत्ता के करीब 2 बार में नहीं रही। एक बार, ये पहली बार होगा, वही लगता है नहीं, ये पहली बार फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया होगा। तो इसलिए वो कोशिश, उनकी कांग्रेस की कोशिश होगी कि किसी तरीके से हमें सत्ता मिल जाए, और बहुत स्वाभाविक है इसमें। क्या मुझे नहीं लगता कि वो सत्ता के लिए कोशिश नहीं करेंगे, बहुत करनी भी चाहिए। और भाजपा की ये कोशिश होगी। क्यों, अगर मैं फिर उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि वो क्यों नहीं चाहेंगे कि 50 साल सत्ता कर रहे हैं जी, पब्लिक के लिए करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे जाएगा मामला तो दिक्कत होगी, और वही परेशानी का कारण भी होता है वो। जी मैं बिल्कुल आप ओके के बात भाई मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि ये जो अभी प्रवक्ता जितने कह रहे हैं ना कि 4 सीट आएंगी, 2 सीट आएंगी, ये आएगा, देखिए ये इतना आसान नहीं है। उसका एक लॉजिकल कारण देता हूं। 2014 में जब आए थे तो हमारी स्लेट खाली पड़ी हुई थी। 4.5 साल में हमने काम किए हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि काम हमने नहीं किए। हाँ, 100% रिजल्ट नहीं होगा, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन कामों की जब हम फहरिस्त गिनानी शुरू करेंगे, जिसका इंटरनली हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि बाकायदा एक एक काम गिनाएंगे, एक एक सेक्टर का काम गिनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट पे बोलेंगे, बिजली पे बोलेंगे, गैस पे बोलेंगे, सब चीजों पे बोलेंगे, तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। खाली वोट, एक सेकंड सुनिए ना, खाली वोट डिवीजन को जोड़ने से आप मोदी जी से कंपीट नहीं कर पाएंगे, आप एनडीए से कंपीट नहीं कर पाएंगे, ये आप लिख लीजिए। आप भविष्यवाणी करते रहिए, लेकिन जब कामों की तुलना हम गिनाएंगे आपको, तो उस वक्त आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा करप्शन, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। ये हमारा सबसे इशू रहेगा, बड़ा मुद्दा रहेगा। कौन सी बात और तब तक माल्या साहब भी आएंगे, माल्या भी आएगा, नीरव मोदी भी आएगा, सारे लोग आएंगे और उनके पैसे भी आएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों क्यों दिया पॉलिटिकली कांग्रेस के लिए डू और डाई सिचुएशन इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी 19 हारती है तो कांग्रेस के लिए वाकई दिक्कत हो जाएगी, और बीजेपी के लिए भी डू एंड डाई है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली अलाइव रहने के लिए 19 में आपका सत्ता के करीब रहना बड़ा जरूरी है? क्योंकि सरकार आप अपने बूते पे बनाएंगे, फिलहाल ऐसा नहीं दिखता, लेकिन आपका करीब रहना जरूरी है। बाहर से अंदर से आपका साथ होना चाहिए। चेहरा मायावती को है या फिर जिसको चेहरा आप चुनेंगे उस समय, मायावती को, जैसे एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल को आपने चुना था, मायावती को चुनेंगे या फिर चंद्रबाबू नायडू को चुनेंगे या ममता को आगे रखेंगे, दैट ये आप लोगों में निर्णय होगा। लेकिन फिर भी व्हाट इज योर टेक? दैट इज द डेस्परेशन ऑफ पावर। देखिए, देश के लिए डू और डाई की सिचुएशन है, देश के लिए ये परिस्थितियां निर्मित हुई है,
उसी को बचाने की लड़ाई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। 29 में से 27 मध्य प्रदेश में है, 25 में से 25 राजस्थान में है, 26 में से 26 गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पराभव प्रारंभ हो गया। और ये जो मौसम वैज्ञानिक है एलजेपी, इन्होंने संकेत दे दिए चिराग पासवान जी ने और ये अपनी तो इन्हीं के नाराजगी साथ है। जाहिर करके। आज इस शो को याद रखिएगा, सबसे पहले ये सृजन घोटाले के कारण चिपक गए। बिहार में जो मैंडेट मिला है वो बीजेपी के खिलाफ मिला, उसके बावजूद सृजन घोटाले के फेविकोल अमित मालवीय 30 सेकंड फाइनल कमेंट। देखिए अमित जी, इस देश ने बहुत वर्षों तक कांग्रेस की सरकार देखी और पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सरकार देखी। जिस सरकार के दामन पे एक भ्रष्टाचार का छींटा ना हो और जिस सरकार ने इतना काम किया हो कि पिछले 6 दशकों में भी नहीं हुआ, 30,000 करोड़ रुपए, लंबी लिस्ट गिना सकता हूं। 2,20,000 करोड़ रुपए। जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए। और मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात में कि नरेंद्र मोदी जी को एक बार जनता फिर से चुनकर बिल्कुल नहीं बोले थे लाएगी और केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सभी एनडीए घटक दल सरकार बनाएंगे। और जी सुनील यादव आपके पास भी नहीं आ पाऊंगा। छोटा सा निष्कर्ष यही है कि जनता के हाथ में पूरी ताकत होती है। सरकार किसकी बनानी है, किसकी सरकार को गिराना है, किसको वापस लेके आना है। और आपने कई बार कई नेताओं को चौंकाया है और पत्रकारों को भी चौंकाया है। लेकिन एक तरफ मायावती मजबूर सरकार की बात करती हैं, दूसरी तरफ एनडीए मजबूत सरकार की बात करता है। लेकिन आखिरकार इस देश के लिए आवश्यक क्या है, आपको बेहतर पता है। नमस्कार।